हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल भैया चैनल। आज का हमारा चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी, जिसे मधु कांकरिया जी ने लिखा है। लेखिका मधु कांकरिया जी जब गंगटोक शहर में आती है तो उन्हें बहुत ही हैरानी होती है। उन्हें यह शहर बहुत ही सुंदर लगता है। इस शहर को देखकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हों। गंगटोक शहर की 3 खासियत है। पहला तो इसकी रहस्यमयी सुंदरता। दूसरा, यह शहर इतिहास और वर्तमान का संधि स्थल है, जहां लंबे समय से चली आ रही झगड़ों के बाद शांति वार्ता का यह एक शुरुआती स्थल है। तीसरा, यह शहर मेहनतकश बादशाहों का एक ऐसा शहर माना जाता है जहां पर पत्थर तोड़ती पहाड़ीन इतने स्वर्गीय सुंदर नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की कोशिशें कर रही हैं। लेखिका गंगटोक शहर की रहस्यमयी भरी रात में पूरी तरह से खो चुकी थी और शून्य हो चुकी थी। वह अपने बाहर और भीतर कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। उनकी यह स्थिति उनके इंद्रियों से परे थे। तभी धीरे धीरे उजाला होने लगता है, यानी सुबह होने लगती है और उनके होठों से एक प्रार्थना निकलने लगती है। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशेली। इसका मतलब यह होता है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। यह सुबह की प्रार्थना उन्होंने एक नेपाली युवती से सीखी थी। लेखिका और उनके दोस्तों को सुबह युमथांग के लिए निकलना होता है, पर उनकी आंख जैसे ही खुलती है वह बालकोनी की तरफ भागती है, क्योंकि लोगों ने बताया होता है कि जब मौसम साफ होता है तो बालकोनी से भी कंचनजंगा दिखाई पड़ता है। कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान में हल्के हल्के बादल होते हैं। उनका पिछले वर्ष की तरह ही इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे, यानी कि मंदिर की गेट की तरह इस बार भी वह कंचनजंगा को ना देख पाई। पर उनके सामने बहुत सारे रंग बिरंगे फूल दिखाई पड़ने लगे। ऐसा लगा मानो वह फूलों के बाग में आ गई हों। इतना सुंदर दृश्य होता है। सुबह हो चुकी थी। उन्हें युमथांग शहर के लिए निकलना होता है। गंगटोक से 149 किलोमीटर यानी 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग शहर होता है। युमथांग यानी घाटियाँ। यहाँ हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलती हैं, ऐसा जितेन नार्गे जी बताते हैं। जितेन नार्गे ड्राइवर कम गाइड होते हैं, तो उन्हें वह पता होता है कि कौन सी जगह किस चीज़ के लिए जानी जाती है। तो फिर लेखिका मधु कांकरिया जी बचकाने हरकत से पूछ देती हैं, क्या वहाँ बर्फ़ मिलेंगी? तो फिर जितेन नार्गे जी कहते हैं, चलिए। तो वे सफ़र पर निकल पड़ते हैं। उन्हें जगह जगह पाइन और नोकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए वह पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से एक जगह पर उन्हें एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ, यानी कि सफ़ेद सफ़ेद बुद्धिस्ट झंडे दिखाई देते हैं, किसी ध्वज की तरह लहराते हुए। शांति और अहिंसा की प्रतीक यह झंडे, जिन पर मंत्र लिखे हुए होते हैं। नार्गे जी बताते हैं कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान देख करके 108 श्वेत पताकाएँ यानी सफ़ेद झंडे फहरा दी जाती है और इन्हें उतारा नहीं जाता है। यह धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट होते चले जाते हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी यही झंडे लगा दी जाती हैं, पर उन झंडों का रंग रंगीन होता है। नार्गे बोलते जा रहे थे और लेखिका की नज़र उनकी जीप पर लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर उन्होंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाते हुए जीप आगे बढ़ती जा रही थी। चूँकि पहाड़ी इलाका था तो उबड़ खाबड़ रोड थे, तो उस पर जीप जो है हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। और जितेन जी
अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए बताते हैं, इस जगह का नाम है कविलोंग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म, जो कि एक बॉलीवुड मूवी है, उसकी शूटिंग हुई थी। कविलोंग स्टॉक एक संधि स्थल है जहाँ पर शांति वार्ता यानी फ्रेंडशिप ट्रीटी का शुरुआती स्थल है। इसी जगह तिब्बत के चीफ खे बमसन ने लेप्चाओ के चीफ कुंस्तेक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया था और इसे यादगार बनाने के लिए एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। संधि स्थल से गुजरते हुए जब वह आगे बढ़ते हैं तो उन्हीं रास्तों पर लेखिका देखती हैं एक कुटिया के अंदर घूमता हुआ चक्र। वह पूछती हैं नार्गे से कि यह क्या है, तो नार्गे जी बताते हैं, मैडम यह धर्म चक्र है यानी प्रेयर व्हील। इनको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा सुन करके लेखिका बहुत ही आश्चर्य होती है और सोचती हैं, चाहे मैदान हो या पहाड़, यानी कि पहाड़ी लोग हों या मैदानी लोग हों, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद, इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी सभी इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पना एक जैसी हैं। धीरे धीरे लेखिका ऊंचाई की ओर बढ़ने लगती है। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगती हैं। स्वेटर बुनती नेपाली युवती और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, बल्कि अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था और इसी पल का इंतज़ार सभी दर्शकों, यात्रियों और तीर्थयात्रियों को रहता है। पल पल परिवर्तित हिमालय। घाटी के रास्ते बहुत ही पतले और घुमावदार थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगी थी। इन भीमकाओ पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते ऐसा लग रहा था मानो किसी हरियाली वाली गुफा के बीच निकल रहे हों। इतनी असीम सुंदरता का मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन, जो कि हिंदी गाना है। पर लेखिका मौन थी कि ऐसा शांत थी जैसे किसी ऋषि की तरह हो। वह चाहती थी कि वह सारी दृश्य को अपने भीतर भर ले। मुंडी निकाल करके वह आसमान को छूते पर्वतों के शिखर को देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों यानी झरना को देखती, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला कर बहती चांदी की तरह यानी बहुत साफ कौंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही यह उनके साथ चली आ रही थी। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल यानी बंगाल प्रदेश में है। इससे यह भी पता चलता है कि हमारी लेखिका कोलकाता से है, पर यही नदी यहाँ पर और भी अधिक सुंदर दिख रही थी और इसे देख करके उनका मन बहुत ही रोमांचित हो उठा। उन्हें ऐसा लगा कि इतनी खूबसूरत नदी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी है। उनके पंख लग गए, वह चिड़ियों के पंखों की तरह हल्की हो गई थी। उनका मन बहुत ही खुश था और उन्हें लगा था कि वह उड़ने लगेंगी। मेरी नगपति मेरी विशाल, ऐसा कह करके उन्होंने हिमालय को सलामी देनी ही चाहिए थी कि तभी जीप एक जगह जा कर के रुक जाती है और सामने रहता है 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगते हैं, लोग फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में बिज़ी हो जाते हैं। तभी लेखिका एक तरफ अभिशापित राजकुमारी के भांति एकदम शांत होकर के झरने के पास पत्थरों पर बैठ जाती है और संगीत सुनने लगती है। झरने की संगीत सुन करके उनका आत्मा काव्यमय हो उठता है, सत्य और सौंदर्य को छूने लगता है। इस बहती हुई धारा को देख करके उन्हें ऐसा लगता है मानो उनके अंदर की सारी दुष्ट वासनाएं, बुरी इच्छाएं सब इस निर्मल धारा में बह गई हो और उन्हें ऐसा लगता है मानो वह
घंटों सालों ऐसे ही इस नदी की आवाज़ को, इस झरने की आवाज़ को सुनते रहे। पर जितेन, जो कि उनका ड्राइवर होता है, वह उन्हें ठेलने लगता है और बोलता है कि आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। वह बिना मन के ही उठ जाती है और थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे मंतर हो जाती है, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर चढ़ जाती है। इस माया और छाया के अनूठे खेल को देख करके ऐसा लगता है मानो प्रकृति लेखिका को समझदार बना रही हो और जीवन की रहस्यों का उद्घाटन करवा रही हो। पल भर में बदलाव हो रहे थे प्रकृति में। धीरे धीरे धुंध की चादर जैसी ही हटी, अब वहाँ पहाड़ नहीं बल्कि दो विपरीत दिशाओं से आते हुए छाया पहाड़ थे। और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में उनके सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी जाती है। लेखिका गर्दन घुमाती है और जैसे ही गर्दन घुमाती है सब कुछ अलग ही नज़ारा होता है, जन्नत होता है। उनके नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती होती है। पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे होते हैं और वहीं पर कहीं लिखा होता है थिंक ग्रीन। पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सामने वेग से बह रही थी तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, धीरे धीरे हल्के हल्के हवा में हिलोरे लेते प्रियोता और रोडोडेंड्रो के फूल। यह दोनों फूल एक पहाड़ी इलाकों में उगने वाले फूल होते हैं। लेखिका को ऐसा लगने लगता है कि अब उन्हें ईश्वर मिल ही जाएंगे और वह ईश्वर के बहुत ही निकट है। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगती है। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी संसार खंड खंड हो जाता है। वह महाभाव सूखी टहनी से टूट जाता है। दरअसल क्या होता है, पहाड़ी औरतें पत्थर पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। वह औरत बहुत ही नाजुक शरीर, गूथे आटे सी कोमल नकाया वाली, यानी नाजुक शरीर वाली, अपने हाथों में कुदाल और हथौड़े लिए हुए और कईयों के पीठ पर तो बंधी हुई डोकू बड़ी टोकरी थी, जिनके अंदर में बच्चे रहते हैं और उन्हें बांध दी जाते हैं ताकि उन्हें बांध करके वो लोग काम कर सके। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ ज़मीन पर मार रही थी। बच्चों को लेकर के इतना मेहनत, उन्हें देख करके ऐसा लगा कि जैसे इस अद्वितीय सुंदरता के बीच और भी कुछ है, और वह यह है कि इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों, झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की जंग है। मातृत्व और श्रम साधना एक साथ है। वहीं पर फिर खड़े होते हैं BRO, जो बोट रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी होते हैं। उनसे लेखिका फिर पूछती है यह क्या हो रहा है, तो फिर वह मजाक के अंदाज में बताते हैं कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, यानी देखने जा रही हैं, एंजॉय करने जा रही हैं, उन्हें रास्तों को ये पहाड़ियों चौड़ा बना रही हैं। तो फिर अकस्मात ही लेखिका के मुंह से निकल जाता है बड़ा खतरनाक कार्य हो गया। तो वह संजीदा हो गया और कहने लगा कि पिछले महीने ही तो एक की जान चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है, बड़ा डिफ़िकल्ट वर्क है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदल दिया जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठा करके कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक हुई और सीधा प्रतार प्रवेश, यानी कि जान भी जाने का डर रहता है। तभी लेखिका के ध्यान में एक बात आती है कि जब वह रास्तों से गुजरते हुए पहाड़ों पर चढ़ रही थी तो उन्हें कहीं एक जगह बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई दिया था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दिस रोड्स। इसका मतलब यह होता है कि आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में कितने लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक लेखिका का मानसिक चैनल बदलता है, यानी उनका मन पीछे बीती बातों को याद करता है कि जब वह पलामू और गुमला के जंगलों में गई थी तो उन्होंने देखा था कि पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन आदिवासी युवतियां घूम रही हैं
और उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे यानी कि हाथ में पड़ने वाले गांठे या निशान एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियां की कहानी हर जगह एक जैसी ही है। सारी मलाई एक तरफ यानी सारी ऐशो आराम एक तरफ, और सारे आंसू अभाव यातना और वंचना एक तरफ यानी सारी दुख दर्द एक तरफ। हर जगह एक जैसी ही होती है आम जनता की ज़िंदगी। मज़दूर, आम जनता जैसे कि मज़दूर हो गए, नीचे तबके के लोग हो गए, तो उनकी ज़िंदगी एक जैसी ही होती है, और अमीरों की ज़िंदगी एक जैसी। उनके साथ घूमने वाले यात्री मनी और जितेन, जो कि उनके ड्राइवर कम गाइड होते हैं, वो खोजते खोजते उन्हें वहाँ तक आ जाते हैं। तो उन्हें गमगीन दुखी देख करके जितेन कहने लगते हैं, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके यहाँ तक आई हैं। तो फिर लेखिका मन में ऐसा सोचती है कि ये वेस्ट एट रिपेइंग है, इसका मतलब कम लेकर के समाज को अधिक वापस लौटाना। ऐसा सोच करके वह वापस जीप की ओर मुड़ने लगती हैं। तभी उन्हें दिखता है और भी पहाड़ी औरत जो कि खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं, और उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि यही इनका जीवन है और वे इसी में खुश हैं। और इस तरह से वह सारा खंडहर ताजमहल में बदल जाता है, यानी उनका दुख समाप्त हो जाता है और लेखिका का मन खुशी से झूम उठता है।